चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के जो बुनियादी कुछ तत्व होते हैं या उसमें जो कुछ बुनियादी बातें हैं, मूलभूत जो बातें हैं वो क्या होती हैं, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। पहला नोट है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, और डिफाइन मैनेजमेंट। Process of using various resources, that is input, to produce some results, that is output, is known as management, and the degree of success varies according to the efficiency with which the resources are managed. Thus management refers to the process of using man, money, machines, material and processes through proper direction, coordination and integration of several activities so as to produce desired results and attain predetermined goals. In other words, management consists of a series of activities classified into various functions like planning, organizing, staffing, directions and controlling. विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। इसमें किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जब हमें कुछ उत्पादन करना होता है उससे पहले हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, यानी वो चीज़ें जिनको हम यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। उन इनपुट्स को एक प्रक्रिया के माध्यम से आउटपुट यानी प्रोडक्शन की का जो उत्पाद है उसमें बदला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मैनेजमेंट कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से इनपुट को आउटपुट में बदलना है, कितना, कौन सी चीज़ का कितना प्रयोग करना है, ये सब बताना प्रबंधन की प्रक्रिया के में आता है। इसके अलावा अगर हम प्रबंधन को डिफ़ाइन करना चाहें यानी मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन से पहले कई सारी वस्तुएं जैसे मनी, पैसा, मशीन्स, मटेरियल और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू, यानी किस व्यक्ति को क्या काम करना है ये प्रॉपर डायरेक्शन देने के बाद और सबको मिला जुला कर एक साथ काम करने के लिए मजबूर करना, ये एक्टिविटी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कहलाती है। और इससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि उत्पादन से पहले जो उत्पादक ने सोचा होता है कि मुझे कितना उत्पादन करना है, कितनी लागत में उसे पूरा करना है, ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होते हैं। इन्हें हासिल करना पॉसिबल होता है प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू। और रिज़ल्ट कितने अच्छे होंगे यानी उत्पादन कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है हमारे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की एफिशिएंसी, यानी कितना असरदार तरीके से हमारा मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजर्स जो जिनका काम होता है मैनेजमेंट करना, मैनेजर्स जो हैं वो जितने ज़्यादा काबिल होंगे, जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं जिन्हें किया जाता है, जिन्हें पूरा किया जाता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग आदि के नाम मुख्य हैं। अगला जो हमारा नोट्स है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के जो उद्देश्य हैं, मकसद हैं, वो क्या हैं, यानी कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। मैनेजमेंट को बड़े बड़े उत्पादन की इकाइयों में इन लोगों को क्यों रखा जाता है, यानी मैनेजमेंट का कार्य करने के लिए लोगों को क्यों रखा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकसद क्या है। तो पहला जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, यानी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। तो मैनेजमेंट शुड ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम आउटले विद द मिनिमम एफर्ट एंड रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन यानी जो इंसानी संसाधन है, मानव संसाधन है, और मटेरियल रिसोर्सेज जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करके कम से कम कोशिश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट प्राप्त करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। और मैनेजमेंट इसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो पहला मकसद है कि अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं, उनको प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ़ायदा हासिल करना, ये मैनेजमेंट का पहला
ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है। दूसरा, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी जो पूंजी हमने लगाई है उसका जो रिटर्न हमें मिलना है वो अच्छा खासा रिटर्न हमें मिले, यानी जितनी लागत, जितनी पूंजी हम अपने व्यवसाय या बिजनेस में लगा रहे हैं उसका हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इस काम के लिए मैनेजमेंट को रखा जाता है। तो मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू ओनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने मालिक यानी जो उत्पादक है, व्यवसाय का जो स्वामी है, उसकी द्वारा लगाई गई पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसको दे, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके उसकी पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न करके उसको दे। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट गुडविल। गुडविल कहते हैं एक तरह की साख होती है, यानी कि जो किसी काम को करता है, उसे काम को अगर वो एक लंबे समय तक अच्छा काम करेगा तो लोगों की नज़र में उसकी एक गुडविल बन जाती है, उसकी एक साख बन जाती है और फिर लोग उसके नाम से उसका उत्पाद खरीदते हैं। तो मैनेजमेंट का काम है मार्केट के अंदर गुडविल को क्रिएट करना। मैनेजमेंट शुड एम एट बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ दैम फर्म थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक पॉपुलराइजिंग प्रोडक्ट्स बाय एडवर्टाइजिंग। मैनेजमेंट का काम है कि एडवर्टाइजिंग करके और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बाज़ार में शो करके अपने उत्पादक की जो इकाई है उसका नाम लोगों के बीच में पहुंचाए, यानी उसको इतना फेमस कर दे, इतना मशहूर कर दे कि आने वाले समय में लोग उसके नाम से उस चीज़ को ख़रीदें। अब बढ़ रहे हैं अगले नोट की तरफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं, मैनेजमेंट की विशेषताएं प्रबंधन की क्या हैं। पहली विशेषता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पाई जाती है। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और सोशल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके अलावा अगर कोई सामाजिक संस्था है, कोई राजनीतिक संस्था है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी मैनेजर्स की ज़रूरत वहाँ भी होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यानी दूसरी विशेषता है वो है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था काम कर रही है तब तक उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक मैनेजमेंट अपना वर्क करता रहेगा। तीसरी विशेषता है मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ होल्डिंग पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन वर्क पर्पज़। मैनेजमेंट का जो एक बहुत अहम कार्य है, बहुत ज़रूरी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि वहाँ काम करने वाले लोगों को सोशली बाउंड करके रखे ताकि लोग एक दूसरे के तालमेल से काम करें। अगर मैनेजमेंट ये काम नहीं करेगा तो काम करने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से सीधे सीधे काम पर असर पड़ेगा। अब हम अगले नोट पर हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कार्य क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट का पहला और सबसे अहम फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done. It is basically concerned with the selection of goals to be achieved and determining the effective course of action from among the various alternatives. प्लानिंग वो प्रक्रिया है जो किसी काम को करने से पहले की जाती है। हम प्लानिंग करते हैं अगर हमें कोई काम कार्य करना है तो उसको कैसे करना है। प्लानिंग यानी ये जानना, ये तय करना कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है और कैसे किया जाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस के जब हम आंसर निकालते हैं तो ये प्लानिंग कहलाता है। ये आम तौर पर इस चीज़ से जुड़ा है कि हमने जो गोल्स अपने लिए तय किए हैं कि हम उसको किस तरीके से प्राप्त करेंगे, यानी हमने जो रिज़ल्ट्स अपने सामने रखे हैं, जो हमने उद्देश्य रखे हैं, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये प्लानिंग के थ्रू ही तय होता है। तो मैनेजमेंट का पहला कार्य है प्लानिंग करना कि हमें कौन सा काम किस तरह से करना है। दूसरा जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर द प्लान्स हैव बीन ड्रॉन, मैनेजमेंट हैज़ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म टू कैरी आउट द सेलेक्टेड प्रोग्राम्स सक्सेसफुली। प्लानिंग हो जाने के बाद मैनेजमेंट का जो दूसरा कार्य है वो ये है कि
कौन सी एक्टिविटीज़ को किस तरह से किया जाए, और जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं जैसे मशीनरी है, मनी है और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, ताकि उन्हें एकजुट करके हम अपने जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर सकें। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद एम्प्लॉइंग पीपल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म। द ऑब्जेक्टिव ऑफ staffing is to ensure that suitable people have been appointed for different positions. स्टाफिंग यानी लोगों को काम पर रखना और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम देना कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ के लिए सूटेबल है, किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, उसको वो काम देना, यानी लोगों को नौकरी पर रखना और कौन सा इंसान से क्या काम लेना है ये तय करना स्टाफिंग है। चौथा जो कार्य है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का, वो है डायरेक्शन और डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड गाइडिंग द subordinates, supervising their performance, communicating effectively and motivating them। तो डायरेक्शन यानी कि जैसे हम निर्देश देते हैं कि आपको क्या काम करना है, ये बेसिकली डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्शन होता है। इसमें अपने सबऑर्डिनेट यानी नीचे काम करने वालों को सुपरवाइज़ किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको कौन सा काम कैसे करना है। इसके लिए हम उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि वो अफेक्टिवली अपने काम को कर पाएँ और हम उन्हें वक्त वक्त पर मोटिवेट भी करते हैं, अच्छा काम करने के लिए उकसाते भी हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो पूरे हुए, कार्य पूरे हुए। अब अगला जो हमारा नोट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन स्टडीज़। Principle of management establishes cause and effect relationship and serve as a guide to thought and action. For example, according to the principle of division of work, specialization is the result of division of work. प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ की बेस पर तय किए जाते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप यानी कि किसी कार्य को करने से पहले जो हमने संसाधन जुटाए हैं और उसे यूज़ करने के बाद उसका इफ़ेक्ट यानी रिज़ल्ट क्या निकला है, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, ये संबंध इस्टेब्लिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो भी हमने सिद्धांत रखे हैं मैनेजमेंट के लिए, उससे हमें ये जानने में भी मदद मिलती है, ये पता करने में मदद मिलती है कि हमने क्या किया और हमने क्या पाया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क एक सिद्धांत है। इससे हमें पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन का रिज़ल्ट क्या होता है डिवीज़न ऑफ वर्क से। यानी जब हम काम को बांट देते हैं, कुछ ख़ास लोगों में ख़ास काम को दिया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा होता है। यानी अगर हम किसी कार्य को ऐसे इंसान को सौंप देंगे जिसे वो कार्य ठीक से नहीं करना आता, तो हमारा इफ़ेक्ट जो है बहुत कम होगा, यानी काम उतना अच्छा नहीं होगा। वहीं पर अगर दूसरी ओर हम देखें कि वो काम हम एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के हाथों में सौंपें कि जो उस काम को बेहतर तरीके से करना जानता है, अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल के माध्यम से उस कार्य को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपें तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर यानी प्रकृति क्या है। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल यानी सभी जगहों पर पाया जाने वाला। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस इंटरप्राइजेज। सरकारी संस्थान हो या कोई शैक्षिक संस्थान हो, सभी जगहों पर ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर modified and applied according to the changing situations. For example, when an organization is started its functioning, it may have adopted principle of centralization. लचीलापन जो है इसकी एक और विशेषता है, यानी कि हम जो नेचर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी किया जा सकता है, यानी उनके अंदर लचीलापन होता है। अब अगले पॉइंट पर हैं हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
साइंटिफिक मैनेजमेंट को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये हम जानेंगे। पहला पॉइंट है वर्क स्टडीज़। वर्क स्टडी इज़ द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड crucial examination of all the factors governing the operational efficiency of any specified activity in order to effect improvement। वर्क स्टडी यानी ये देखना कि जिन फैक्टर्स को हमने बिजनेस में अप्लाई किया है यानी काम पर लगाया है वो फैक्टर्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ऐसे फंक्शन कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट में इम्प्रूवमेंट होगा यानी फ़ायदा पहुंचेगा, ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। ये देखना कि हमने जिन जिन चीज़ों को एम्प्लॉय किया है, जिन फैक्टर्स को अप्लाई किया है वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है टाइम स्टडी। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू a piece of work and developing the best way of doing it। टाइम को स्टडी करना कि जो हमने टारगेट रखा था उतने टाइम के अंदर वो काम पूरा हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, यानी सही या जो बिल्कुल सही वक्त है उतने टाइम के अंदर वो काम पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि अगर किसी वर्क को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो इससे कॉस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी जो खर्चा आ रहा है किसी चीज़ का उत्पादन में वो बढ़ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है मोशन स्टडी। अंडर मोशन स्टडी द मूवमेंट ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटीरियल्स आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड। मोशन स्टडी में हम मशीनें कैसे काम कर रही हैं, ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, लोग जो हैं वो काम करने वाले कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैठे हुए हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा निभा रहे हैं या नहीं, ये ऑब्ज़र्व किया जाता है मोशन स्टडीज़ में। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे कि अगर आप साइंटिफिकली मैनेजमेंट करेंगे तो आप इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे, और अगर ये चीज़ें अपना, जैसे कि वर्क स्टडी हुआ, टाइम स्टडी हुआ, मोशन स्टडी हुआ, इसमें जिन जिन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं वो चीज़ें अगर प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, यानी कि हम अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेंगे।